नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण जिसकी गूंज है दुनिया के अलग अलग कोनों पे। मिडिल ईस्ट की बात हो या फिर रूस और यूक्रेन की, हर जगह पर हालात सिर्फ एक ही हैं, या फिर ये कहा जाए कि इसके अलावा अलग अलग इलाकों में अभी भी युद्ध का खतरा बरकरार है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर आंखें तरे रहे हैं, तो रूस और यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जान की बाजी लगी है सिर्फ आम इंसान की। नए नए हथियार अब युद्ध में एंट्री कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं एक दूसरे की बड़ी चिंता। चलिए शुरुआत करेंगे आक्रमण की। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर से हथियारों का जखीरा भेजा, जिससे ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से लगातार अमेरिका एक एक करके अमेरिका की घेराबंदी, ईरान की घेराबंदी कर रहा है, अपनी सैन्य ताकत का इजाफा करते हुए। ट्रंप ने फिर से हथियार भेजे हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही यहां पर मौजूद था। 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक बार फिर भेजे गए। वहीं अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी के लिए यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर भी भेज चुका है। इसके अलावा यूएसएस माइकल मर्फी भी तैनात किया गया, तो यूएसएस एस्प्रूएंस अरब सागर में भी भेजा गया। इसके अलावा 2 हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में और 1 रेड सी में तैनात अमेरिका की घेराबंदी को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में किस तरह से ईरान लगातार अमेरिका और ईरान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में 5700 और सर्विस मेंबर्स की तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है। वहीं फारस की खाड़ी में भी 3 लिटोरल लड़ाकू जहाज भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यूएसएस सांता बारबरा, यूएसएस कैनबरा और यूएसएस तुलसा भी यहां पर तैनात हैं। ईरानी माइंस का पता लगाने के लिए अलग अलग हथियारों की भी तैनाती की जा रही है, ताकि पता लगाया जाए कि ईरान ने समंदर के अंदर जो शहर बसा रखे हैं माइंस के, आखिर वो कहां हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एयरफोर्स का F-15E स्ट्राइक ईगल भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जो यहां के हालात को दर्शाता है। अब आप समझिए कि किस तरह से लगातार अमेरिका एक तरफ इजराइल के समर्थन के साथ ईरान की मुश्किलें बढ़ा रहा है, ईरान की घेराबंदी के लिए लगातार अपने हथियारों को तैनात कर रहा है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील करो वरना अंजाम भुगतो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही दबाव बना रहे हों। ईरान की भी बड़ी तैयारी है, चाहे बात अपनी सैन्य ताकत की या फिर हिट लिस्ट की। दरअसल अभी तक एक तरह से इजराइल ही हिट लिस्ट बनाता था, लेकिन अब हालात बदल गए। ईरान हिट लिस्ट बनाकर अब इजराइल को दहला रहा है। सवाल ये कि हिट लिस्ट आखिर बनाई क्यों गई है और इस हिट लिस्ट में कौन कौन शामिल है, जरा वो भी जान लीजिए। इस हिट लिस्ट में जो ईरान की तरफ से तैयार की गई है, उसमें नेतन्याहू ईरानी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कई बड़े अफसर भी हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं, वो हिट लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। डेविड बार्निया मोसाद चीफ इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। इजराइल कर्ट्स रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वो भी शामिल हैं। इयाल जमीर जो कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भी ईरान के इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा शलोमी बिंदर भी आईडीएफ के इंटेलिजेंस डायरेक्टर कहे जाते हैं। ये जाक कोहेन जो कि आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर चीफ कहे जाते हैं। ये सब वो हैं जो कि ईरान के इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, एक तरफ हिटलिस्ट का दबाव तो दूसरी तरफ धमकियां। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है कि डील कर लो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो, युद्ध झेलने के लिए तैयार रहो। अब दरअसल ईरान को परमाणु डील करनी ही होगी, ये बात स्पष्ट तौर से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और डील अगर नहीं हुई तो नतीजा और भी ज्यादा भयावह होगा। हालात खराब नहीं करना चाहता है अमेरिका, ये बात भी कही गई। डील नहीं होने से हालात बदल जरूर जाएंगे, ये भी संकेत डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बाकायदा अमेरिका की तरफ से ईरान को 1 महीने की डेडलाइन दे दी है कि 1 महीने में नतीजा निकलेगा। नतीजा निकलने की उम्मीद है, वरना परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो ये हालात तो अभी हैं, दबाव की सियासत लगातार जारी है। अमेरिका की तैयारी पुख्ता नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं।
कतर, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन। इन ठिकानों पर सैन्य हलचल तेज हो गई है। फाइटर जेट्स अलर्ट मोड पर हैं, मिसाइल सिस्टम तैनात है, नेवी के युद्धपोत खाड़ी के पानी में मौजूद हैं। तस्वीरें इशारा करती हैं कि रणनीति बन चुकी है, संसाधन तैयार है। लेकिन क्या ये सिर्फ दबाव की नीति है या फिर हालात सचमुच टकराव की ही तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? ये तस्वीरें कतर के अल उदैद एयरबेस की है। यहां अचानक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट्स की मूवमेंट तेज हो गई है और सिर्फ कतर ही नहीं, जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्ती एयरबेस पर भी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर भी अमेरिकी सैन्य हलचल बढ़ी है। सवाल यह है, अगर बातचीत चल रही है तो फिर यह सैन्य तैयारी क्यों है? ईरान के चारों ओर कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और खाड़ी में अमेरिकी नेवी अलर्ट मोड पर है। ईरान चारों तरफ से अमेरिकी सहयोगी देशों से घिरा हुआ है और इन देशों के एयरबेस पर अमेरिकी हथियारों की मौजूदगी बढ़ रही है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल जो गहराई तक जाकर सटीक हमले करने में सक्षम है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? लेकिन कहानी एक तरफा नहीं है। ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला और ना ही बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अंडरग्राउंड बेस में शिफ्ट कर दिया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड हाई अलर्ट पर है। हॉर्मोज स्टेट में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। यानी अगर अमेरिका तैयार है तो ईरान भी जवाब देने को बेकरार है। तो क्या ये टेबल टॉक सिर्फ टाइम खोटा करने की रणनीति है? क्या शांति का पैगाम सिर्फ प्रोपेगेंडा है? क्या दुनिया को दिखाया जा रहा है कि सब सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर जंग की पटकथा लिखी जा रही है? मिडल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल हमास संघर्ष, हिजबुल्लाह की सक्रियता और अब अमेरिका ईरान की तनातनी। अगर एक चिंगारी भड़की तो पूरा इलाका आग में झुलस सकता है। तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल होगी और तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं फिर से सुर्खियों में हैं। शांति की मेज सजी तो है, लेकिन कुर्सियों के नीचे बारूद रखा है। बातचीत जारी है, लेकिन हथियार भी एक्टिव हैं। अब सवाल यह है, क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर हथियार बोलेंगे? तो क्या ये शांति की तैयारी है या युद्ध की उल्टी गिनती है? दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल सकता है। और आक्रमण की इस समय की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी का हुआ है खुलासा।
तैयारी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी के लिए B-52 बॉम्बर तैनात कर रहा है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल होंगे। न्यूक्लियर मिसाइल से लैस अब बॉम्बर को किया जा रहा है। मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जाएंगे और मिनटमैन 3 को जिस तरह से तैयार किया जाएगा न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में, यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये जो तनाव है, ये जंग, वो न्यूक्लियर तनाव के साथ में बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर अमेरिका ईरान को किसी भी तरह की मोहलत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आता और यही वजह है कि परमाणु बम का भी इस्तेमाल इस युद्ध में हो सकता है। आखिर परमाणु बम ही क्यों ना फोड़ना पड़े, ये भी लगातार इस तरह के हालात बन रहे हैं। अब समझिए, जैसे B-52 बॉम्बर को परमाणु हथियार से लैस किया जाएगा, ये रणनीति तैयार की जा रही है। न्यूक्लियर मिसाइल से बॉम्बर लैस होगा और मिनटमैन 3 पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाएगा। अब अमेरिका के पास अभी करीब 76 B-52 बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिसमें से 30 B-52 बॉम्बर्स ऐसे हैं जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम माने जाते हैं। अमेरिका के पास में अभी कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 400 की संख्या है मिनटमैन 3 मिसाइल की। आप मान के चलिए कि अगर एक हमला अगर ये कहा जाए कि नाकाम हुआ तो उसके बाद में कितने हमलों की बारिश कर सकता है अमेरिका, इतनी सक्षम है अमेरिका की सेना। अब अमेरिका को टेंशन है कि ईरान को जंग में आखिर हराया कैसे जाए। तो इजराइल को यह डर है कि कहीं जून 2025 वाला हमला फिर से ना दोहरा दिया जाए। डर सबको लग रहा है, ईरान भी सतर्क है, इजराइल भी अलर्ट है और अमेरिका वो रणनीति के साथ साथ सैन्य तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ईरान को हराना इतना आसान है या मिडिल ईस्ट में जंग की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। दशकों की पाबंदियों की मार झेल रहा ईरान, लेकिन सैन्य ताकत में इजाफा कर मचाया कोहराम। पाबंदियों की बेड़ियों को ईरान की हिम्मत ने चकनाचूर कर दिया। आज ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और खतरनाक ड्रोन भी हैं। जो इजराइल दुनिया को ध्वंस दिखाता था, आयरन डोम का ढिढोरा पीटता था, उसके गुरूर को खाक में मिलाया था जून 2025 में। पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिससे इजराइल आज भी डर से कांप रहा है। कई मिसाइलें इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही थी। यानी साफ है, ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, वो अपनी ताकत दिखा भी चुका है और आगे दिखाने के लिए उतावला भी नजर आ रहा है। ईरान की ताकत एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान की जियोग्राफी अमेरिका की ताकत को काफूर कर रही है। अमेरिका की तमाम कोशिशें, तमाम जद्दोजहद के बावजूद ईरान पर हमला क्यों इतना आसान नहीं? क्योंकि ईरान की जियोग्राफी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने डटी हुई है। दूसरी ओर ईरान हॉर्मुज के मुहाने पर बैठा है। दुनिया के तेल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, सबकी ऊर्जा सप्लाई काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जंग होती है तो ईरान क्या कर सकता है? क्रूज मिसाइलें,
समुद्री बारूदी सुरंगें, तटीय रक्षा प्रणाली, स्पीड बोट हमले और हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भूचाल आ जाएगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है, अगर उस पर हमला हुआ तो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका के करीब 18 सैन्य अड्डे हैं, 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल क्षमता है कि वो इन देश को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जंग सिर्फ ईरान की धरती तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। देखिए, ईरान की जो मिसाइल क्षमता है, वही मिसाइल क्षमता चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, उसे चिंता में डाल रखी है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल लगातार दबाव बना रखे हैं ईरान पर। लेकिन ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं झुकेगा। तेहरान का अमेरिका को सीधा सीधा चैलेंज है। अब खामनेई के जखीरे में कौन सी मिसाइलें हैं, आइए वो ये भी जरा जान लीजिए, जो चिंता बढ़ा रखी हैं अमेरिका की, इजराइल की और अन्य देशों की। ईरान की जो घातक मिसाइल है, उसमें पहला नाम है सेजल मिसाइल का। कहा जाता है कि सेजल मिसाइल, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसकी 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज है। इमाद मिसाइल भी इन्हीं घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसकी 1700 किलोमीटर तक की रेंज मानी जा रही है। गदर मिसाइल, जो गदर मचा दे, 2000 किलोमीटर तक की रेंज ईरान के इस सैन्य बेड़े को मजबूत करती है। इसके अलावा शहाब मिसाइल, जो कि 1300 किलोमीटर की रेंज की ताकत रखती है। खुर्रम शहर मिसाइल, जो कि कई घातक हमलों को अंजाम देने में या अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने में माहिर है, उसकी क्षमता करीब 2000 किलोमीटर तक की है। ऐसे ही 1350 किलोमीटर की रेंज वाली होवित्जर मिसाइल भी अब ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करती है। तो ये सैन्य ताकत या मिसाइलों की ताकत है ईरान की। और लगातार हाल ही में जब पहले चरण की बातचीत हो रही थी अमेरिका और ईरान की, तो उस मुलाकात के ठीक एक दिन पहले खुर्रम शहर 3 की एक तरह से, जिस तरह से परीक्षण करते हुए तस्वीरें साझा की, तो वो एक बड़ा मैसेज था ईरान की तरफ से। लेकिन समझिए, सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि ईरान की ताकत 3 मोर्चों पर फैली है: समंदर, आसमान और जमीन। समंदर में दर्जनों पनडुब्बियां हैं और फास्ट अटैक क्राफ्ट भी है, जो हॉर्मुज में किसी भी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। आसमान में फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के ड्रोन, जो हमले और बचाव दोनों में सक्षम हैं। और जमीन पर लाखों प्रशिक्षित सैनिक, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और रॉकेट फोर्स। यानी साफ है कि ईरान खुद को कमजोर नहीं मानता। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब बाल बराबर दूरी पर खड़ी दिख रही है। बस एक ऐलान, एक चिंगारी और फिर बारूद बोलेगा और तबाही बर्बादी की खौफनाक दास्तां तहरीर करेगा। मिडल ईस्ट की फिजा पहले ही तनाव से भारी है। खाड़ी में युद्धपोत, आसमान में फाइटर जेट्स और जमीन पर मिसाइल सिस्टम अलर्ट मोड में है। ऐसे में अगर हालात बेकाबू हुए तो जल, जमीन और आसमान तीनों मोर्चों पर टकराव दिख सकता है। समंदर में नौसैनिक ताकत, आसमान में ड्रोन और मिसाइलें और जमीन पर रॉकेट फोर्स की हुंकार देखने को मिल सकती है। और जहां तक बात ईरान की नौसैनिक ताकत की है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसेना के पास 100 से ज्यादा नौसैनिक एसेट्स हैं, जिनमें पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कॉरवेट और पेट्रोल वेसल शामिल हैं। ईरान की खास रणनीति है फास्ट अटैक क्राफ्ट,
छोटी लेकिन तेज स्पीड बोट्स जो बड़े युद्धपोतों को घेर कर हमला कर सकती हैं। पिछले साल ईरान ने समंदर में एक हेलीकॉप्टर कैरियर जैसा प्लेटफॉर्म भी दिखाया जो ड्रोन ऑपरेशन का बेस बन सकता है। यानी समंदर में भी ईरान आसान लक्ष्य नहीं है। और अब इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे एडवांस एयर डिफेंस है। लेकिन 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने साबित कर दिया था कि कोई भी डिफेंस 100% अभेद्य किला नहीं होता। यही वजह है कि इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। उसे डर है कि अगर जंग बढ़ी तो कई मोर्चों से हमले हो सकते हैं। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका के पास तकनीकी बढ़त है, एयर पावर है, ग्लोबल गठबंधन है, लेकिन ईरान के पास जियोग्राफिक एडवांटेज है, मिसाइल और ड्रोन की भारी ताकत है और हॉर्मोज जैसी रणनीतिक पत्ते हैं। जंग अगर छिड़ी तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता की जंग बन सकती है। तो क्या अमेरिका ईरान को आसानी से हरा पाएगा या मिडल ईस्ट एक लंबी और महंगी जंग की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल मिसाइलें तैयार हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। तो ईरान की मिसाइली ताकत किस तरह की है उसकी एक झलक हमने आपको दिखा दी, लेकिन बड़ी बात ये, क्या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका और इजराइल खतरे में हैं और सतर्क हैं? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। आइए तो उसका भी जवाब आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों और इजराइल से अलर्ट, ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर कई बार काम किया अब, और यही वजह है कि ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर काम जिस रूप में किया वही चिंता दूसरे देशों की बढ़ाती है। और उसमें चिंता जिन देशों की बढ़ी उसमें इजराइल और अमेरिका ज्यादा शामिल है। मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है, तैनात है, वो है ईरान की मिसाइलें। अब ईरानी मिसाइलों की सीमा की अगर बात करें तो वो जिस जगह पे पोजीशन थाम ले उस पोजीशन से 2000 किलोमीटर तक अपनी रेंज को रखती हैं। और ये कहा जाए कि ईरानी मिसाइलें तेहरान से भी अगर लॉन्च की जाए तो इजराइल को भी अपनी जद में ले ले, इजराइल तक की दूरी तय कर सकती है। कई मिसाइलें साइड तेहरान और उसके आसपास पहले से ही स्थित हैं। केरमन शाह और सेमनान में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी तैनात की गई है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तैयार की गई है, ये भी चिंता का सबब है। अलग अलग प्रांतों में कम से कम 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं, ये भी बात कही जा रही है। और ये भी पता चला है कि ईरान की 9 मिसाइलें इजराइल तक पहुंच सकती हैं। और यही टेंशन तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच के अदावत को और भी ज्यादा गंभीर कर देता है और नेतन्याहू की चिंता इसीलिए बार बार बढ़ती है। अब ईरान पर अमेरिकी हमले की आहट और खाड़ी के ताकतवर मुस्लिम देशों में बढ़ती परेशानी, सऊदी अरब, कतर, ओमान, क्या ये सभी देश ईरान के लिए खड़े हैं या इन्हें भी डर है कि जंग की आग उनके घर तक पहुंच सकती है? खाड़ी का इलाका जहां दुनिया की ऊर्जा धड़कती है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर तनाव चरम पर है। ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर बातचीत टूटी तो मिसाइलों से लैस एक और बेड़ा भेजा जाएगा। अमेरिकी नौसैनिक, एयरफोर्स और ईरान के चारों तरफ मौजूद अमेरिकी बेस सब हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस टकराव से सबसे ज्यादा बेचैनी खाड़ी देशों में है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि यह मुस्लिम एकजुटता नहीं है, यह है अस्थिरता का डर। सऊदी अरब, कतर और ओमान को चिंता है कि अगर जंग छिड़ी तो सबसे पहले उनके इलाके में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे।
कतर में अल उदैद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट, कुवैत और यूएई में सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि हमला हुआ तो जवाब पूरे क्षेत्र में मिलेगा। खाड़ी देशों को डर यूं ही नहीं है, बल्कि कुछ भयानक यादें भी हैं। ईरान ने साल 2019 में सऊदी अरब के अरामको तेल केंद्र पर हमला किया था। 2022 में यूएई पर मिसाइलें दागी गईं और जून 2025 में कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर ईरान ने अपनी क्षमता का इशारा पहले ही कर दिया था। यानी अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। लेकिन डर सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। खाड़ी देशों को यह भी चिंता है कि अगर अमेरिकी हमला बहुत सफल हुआ तो और ईरान का इस्लामिक शासन ढह गया तो क्या होगा? क्या स्थिरता आएगी या अराजकता फैलेगी? ईरान जैसा बड़ा देश अगर अस्थिर हुआ तो गृह युद्ध, कई गुटों का उभार, शरारतियों की लहर और पूरे क्षेत्र में असुरक्षा फैल सकती है। यानी जंग का नतीजा किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए सऊदी अरब से लेकर कतर तक तटस्थ दिख रहे हैं। इन देशों ने साफ किया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। पर्दे के पीछे ये देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है तेल के कुएं, गैस टर्मिनल, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब संभावित निशाने बन सकते हैं। और उनके पास इजराइल जैसा एडवांस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो साफ है खाड़ी देश ईरान से प्यार की वजह से नहीं, बल्कि तबाही के डर से परेशान है। उन्हें डर है मिसाइलों की अराजकता का और उस आग का जो उनके अपने घरों तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ी खबर है, डोनेट्स्क में रूस का हमला नाकाम हुआ है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेनी जवानों ने रूस के ड्रोन को ढेर कर दिया है। लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ये सामने आई कि डोनेट्स्क में रूस ने हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के जवानों ने रूस के उस ड्रोन को मार गिराया जो डोनेट्स्क में तबाही मचाने के लिए आया था। समझिए जरा जो हालात अभी हैं, कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर और आसमान से बरसते ड्रोन। अब ये तीनों सिर्फ हालात नहीं हैं, ये जानलेवा बन चुके हैं। जहां ठंड जान छीन रही है, अंधेरा उम्मीद और ड्रोन हर पल मौत का डर पैदा कर रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में भी उतर चुकी है। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर, और आसमान से बरसते ड्रोन। यूक्रेन इस वक्त अपने युद्ध के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
जहां ठंड जानलेवा है और बम हर सांस पर भारी है। लगभग 4 साल से चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस के हमलों ने बिजली, पानी और हीटिंग तीनों पर सीधा वार किया है। ये तस्वीरें देखिए, रात का सन्नाटा है और अचानक आसमान से हमला हो रहा है। रूस ने बीते कुछ महीनों में यूक्रेन के बिजली ढांचे को मुख्य तौर पर निशाना बनाया है। ड्रोन, मिसाइल और लगातार हवाई हमले कर रहा है। उसका परिणाम यह है कि पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और लोग ठंड से जूझते, ठिठुरते नजर आ रहे हैं। और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि देश के कुछ हिस्सों में डिफेंस सिस्टम संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने माना कि रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को रोकना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नई रक्षा रणनीतियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर, रूस के हमलों का यूक्रेन भी लगातार दे रहा है करारा जवाब। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर किया है कड़ा प्रहार, करारा प्रहार। और ऐसा प्रहार कि रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट भी कर लिया। हमले में रूसी गैरबर डिकॉय ड्रॉप तबाह भी हो गया है। तो लगातार यूक्रेन ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है बल्कि दे रहा है रूस को बड़ी चुनौती। और ये कहा जाए, रूस और यूक्रेन के इस पूरे युद्ध के बीच में ड्रोन वाली कार्रवाई ज्यादा सटीक और ज्यादा कारगर नजर आ रही है। यही वजह है कि एक एक करके लगातार ड्रोन अटैक की तमाम तस्वीरें दोनों तरफ से नजर आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर आई। जी हाँ, बड़ी खबर है, वॉर ब्रेकिंग है। व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अब नई ड्रोन आर्मी तैयार कर ली है। कैसे इस युद्ध में ड्रोन लगातार निर्णायक भूमिका में है। रूसी ड्रोन आर्मी पूरी ब्रिटिश सेना से बड़ी यूनिट होगी, यानी कि इतनी बड़ी अब ये ड्रोन आर्मी तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि यूरोप में अब आने वाले वक्त में सुरक्षा के समीकरण भी बदल सकते हैं। रूस की फौजी गतिविधियों पर फिलहाल यूरोप नजर बनाए हुए है। रूस ने यूक्रेन और यूरोप से तनातनी के बीच में अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है। रूस ने एक नई ड्रोन फोर्स तैयार की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये पूरी ब्रिटिश आर्मी से बड़ी है। व्लादिमीर पुतिन की इस बगैर नाम वाली सिस्टम फोर्स में 87,000 सैनिक हैं, तो वहीं ब्रिटेन की मिलिट्री में इससे 17,000 कम यानी कि 70,000 सैनिक हैं। यूके और यूरोप के रक्षा एक्सपर्ट्स ने इसे चिंता का सबब करार दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन से हमले की महारत रखने वाले सैनिक पूरे यूरोप को मुश्किल में डाल सकते हैं। अपने आप में ये बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल ये कि जब बम गिर रहे हो और तापमान एक तरह से माइनस में हो तो रणनीति कब तक लोगों को बचा पाएगी। जब बिजली नहीं, हीटिंग नहीं, पानी तक नसीब ना हो तो कागजों पर योजनाएं जो बनी वो मैदान की सच्चाई से आखिर कैसे लड़ेंगी। यूक्रेन में जब
जिस तरह से हालात तनावपूर्ण है, ऐसे में जंग अब सिर्फ सरहदों पर नजर नहीं आ रही, लोगों के घरों के अंदर भी लड़ी जा रही है। हर बीतती ठंडी रात के साथ ये सवाल और भी ज्यादा भारी और गहरा होता जा रहा है। राजधानी कीव में कई दिनों से हीटिंग बंद है। बिजली गुल है, पानी की सप्लाई ठप है और यूक्रेन के शहर शहर कोहराम मचा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के पावर नेटवर्क इस सर्दी में अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक बिना गर्मी, बिना पानी रहने को मजबूर होना पड़ा है। पीड़ितों के मुताबिक जब मैंने अपनी नाक छुई तो वो बर्फ जैसी ठंडी थी। खुद को जिंदा रखने के लिए मैं घर में लगातार चलता रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये पूरे यूक्रेन की हकीकत है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि एक ही रात में रूस ने 328 ड्रोन और 7 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। दो 297 ड्रोन गिराने का दावा जरूर है, लेकिन तबाही फिर भी हुई है। नेप्रोपेट्रोवस्क में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। जापोरिजिया में 8 लोग घायल। 18 अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त और सबसे दर्दनाक, एक कुत्तों का आश्रय गृह तबाह हो गया। जिसमें 13 कुत्तों की मौत हुई और 7 घायल हुए। जंग अब 5वें साल में धीरे धीरे प्रवेश करने वाली है, लेकिन शांति अब भी दूर है। अमेरिका की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच और बातचीत हो सकती है। संभव है कि ये बैठकें अमेरिका में हो। तो तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ ड्रोन और मिसाइलों की बारिश है, दूसरी तरफ ठंड से कांपता यूक्रेन है। जंग लंबी हो चुकी है और इसकी कीमत सबसे ज्यादा आम लोग चुका रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कितनी और सर्द रातें, कितनी और जाने इस जंग की भेंट चढ़ेंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, रूस के ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक हुआ है। ऊर्जा ठिकानों पर जमकर बमबारी हुई है। रूसी हमलों में ऊर्जा ठिकाने तबाह हो गए हैं। 11,000 घरों की
बिजली सप्लाई भी हो गई है ठप। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रूस का ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक है और ऊर्जा ठिकानों पर जमकर ताबड़तोड़ बमबारी रूस की तरफ से की गई। लगातार ऐसे तमाम अलग अलग संयंत्रों पर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स पर अटैक कर रहा है रूस, ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि रूसी हमले में ऊर्जा ठिकाने पूरी तरह से तबाह हुए। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 11,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप नजर आती है। यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे महायुद्ध में एक बार फिर से आया है बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ शांति की बातें, पीस टॉक पर हाई लेवल मीटिंग, तो दूसरी तरफ आसमान से बरसती मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि शांति वार्ता के बीच में उनके देश पर मौत बरसी और अब इस जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप की डेडलाइन ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। रात का अंधेरा और उसके साथ ड्रोन की गूंज। पिछले 24 घंटों में रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 घातक मिसाइलों से सीधा प्रहार किया है। निशाना यूक्रेन का पावर ग्रिड, बिजली केंद्र, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर कहा कि मॉस्को ने कूटनीति नहीं, विनाश को चुना है। ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा आरोप है कि रूस ने ठंड को हथियार बना लिया है। भीषण सर्दी के बीच ऊर्जा ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले से वोलिन, लवीव, रिवने और विन्नित्सिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रिवने में तो एक रिहायशी इमारत भी हमले की चपेट में आई, जिससे आम नागरिकों में भय और गुस्सा दोनों है। यानी मॉस्को से ठंड को हथियार बनाने की ताकत छीननी होगी। ज़ेलेंस्की साफ कहते हैं कि यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं, ये यूक्रेन की हिम्मत तोड़ने की कोशिश है। लेकिन इस जंग के बीच कूटनीति एक हल्की सी रोशनी भी दिखी है। 4 और 5 फरवरी को यूएई में अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय बैठक हुई। हालांकि युद्ध विराम या क्षेत्रीय विवाद पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका, लेकिन एक बड़ी मानवीय सफलता जरूर मिली है। करीब 5 महीने बाद 314 कैदियों की रिहाई, 157 दोनों पक्षों से। हालांकि रूस अब भी डोनबास से यूक्रेन की वापसी पर अड़ा है और कीव इसे सिरे से खारिज कर चुका है। और अब सबसे बड़ा खुलासा ज़ेलेंस्की का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस जंग को खत्म करने के लिए जून 2026 की अंतिम समय सीमा तय कर रखी है।
4 महीने बाद अमेरिका पहली बार अपनी धरती पर इस त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करेगा। मियामी में होने वाली ये बैठक तय करेगी कि क्या शांति की डेडलाइन हकीकत बनेगी या फिर रूस यूक्रेन युद्ध 5वें साल में प्रवेश करेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के तनाव से जुड़ी हुई ही यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा हमला। जी हां, यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा हमला हो चुका है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने किया है एक बार फिर से बड़ा अटैक। रूसी सैन्य ठिकानों पर इस हमले को अंजाम दिया है और इस हमले में रूसी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी जो सामने आ रही है, यूक्रेन का यह हमला इस तरह से था कि बिल्कुल सटीक निशाने को साधते हुए हमले को अंजाम दिया और सटीक निशाने थे रूस के सैन्य ठिकाने। जिन इलाकों पर टारगेट किया वहां पर सिर्फ तबाही मचाई है, तबाही का मंजर नजर आता है और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन की सेना भी लगातार कड़ी टक्कर दे रही है रूस को। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई। जंग के बीच रूस की सेना अपने आप को मजबूत कर रही है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर यह है कि जंग के बीच रूस की सेना भी अपने आप को कर रही है और भी ज्यादा मजबूत। कैसे? दरअसल रूस को अब सुखोई 57 फाइटर जेट्स मिल रहे हैं। सुखोई 57 फाइटर जेट से यूक्रेन की नींद उड़ गई है। इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम से जुड़े कई अपग्रेड इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अपनी फाइटर जेट्स को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है यूक्रेन की सेना। सुखोई 57 फाइटर जेट्स रूस को अपनी एक और बड़ी खेप मिली है और यही वजह है कि न सिर्फ नाटो बल्कि पूरे यूरोप को अब चिंता में डाल रहा है रूस का ये कदम। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर सुखोई 57 को किस नाम से जाना जाता है, किस पीढ़ी का ये विमान है और क्यों चिंता बढ़ा रहा है सीधे सीधे ये यूक्रेन का और बाकी अन्य देशों का। तो आइए आपको बताते हैं, दरअसल जिस तरह से हालात हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि नाटो फेलोन के नाम से जाना जाता है सुखोई 57। नाटो फेलोन रूस का ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है। इसके अलावा अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि चाहे हवा की बात हो, जमीन की बात हो या समंदर की, तीनों मोर्चों पर हमले के लिए इसे डिजाइन किया गया है। कहीं से भी किसी भी मोर्चे पर युद्ध के आगाज या युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ये विमान दिन हो या रात, खराब मौसम हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, ये बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले माहौल में भी ये ऑपरेट किया जा सकता है और यही वजह है कि नाटो की अब बड़ी चिंता एक तरह से बढ़ाता हुआ नजर आता है। अब ये भी जरा जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध में सुखोई 57 का इस्तेमाल आखिर होगा किस तरह से चिंताएं बढ़ाई जाएंगी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि सुखोई 57 को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, हथियारों और सिस्टम की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं, सैन्य अभियानों में ज्यादा प्रभावी एक तरह से साबित हो रहा है। वहीं सुखोई 57 का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में पहले भी किया जा चुका है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक सुखोई 57 के नष्ट होने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे ना बने, इसीलिए यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के लिए रूस इसको और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। यूक्रेन की नींद उड़ाने वाली खबर यह है कि रूस ने अपने सबसे घातक हथियार को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। 5वीं पीढ़ी की सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट की नई खेप रूसी वायुसेना को मिल चुकी है और नई तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन, नई मारक क्षमता और युद्ध का समीकरण बदलता हुआ नजर आता है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट उसका गर्व। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के तहत काम करने वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि UAC ने इसकी पुष्टि की है।
यूएससी के मुताबिक सभी विमान फैक्ट्री में सख्त तकनीकी परीक्षणों से गुजरे और उसके बाद रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को सौंपे गए। रूसी वायुसेना के पायलटों ने इन Su-57 जेट्स को अलग अलग ऑपरेटिंग मोड में उड़ाया। हाई स्पीड में लो ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोफाइल और वेपन सिस्टम टेस्ट किया गया। हर मोर्चे पर इन जेट्स को ऑपरेशनल तौर पर पूरी तरह फिट पाया गया। इस खेप की सबसे बड़ी खासियत है नया तकनीक कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस एवियोनिक्स, अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, ज्यादा मिशन रेंज और ज्यादा सटीक हमला यानी कि क्षमता। रूसी वायुसेना के एक Su-57 पायलट के मुताबिक नया कॉन्फ़िगरेशन विमान को अलग अलग तरह के कॉम्बैट मिशन करने में सक्षम बनाता है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।